गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले वीडियो में स्टडी किया था वेस्पर थ्योरी के बारे में, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, किस प्रकार से हम डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेस्पर थ्योरी। आज हम उससे आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम लेते हैं पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे बॉन्ड जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, पोल्स प्रेजेंट हो, उनको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। आपने पिछले चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। सो व्हाट हैपन्स कि जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको दोनों इक्वली अट्रैक्ट करते हैं, या कोई ज़्यादा करता है कोई कम करता है, तो उस आधार पर डिसाइड होता है कि जो बॉन्ड है वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो रहा है। तो पहले हम ले रहे हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसके लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। हमने लो इस डेट से लिया। हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा बाई म्यूचुअली शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद द क्लोरीन, और क्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है बाई म्यूचुअली शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद द हाइड्रोजन। नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की है वो लगभग 3 के आसपास है, और हाइड्रोजन जो है वो लगभग 2 है, 2.1 के आसपास है। सो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दोनों की डिफरेंट है। इस डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इसका मतलब है कि जो टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अटैक करने की, वो क्लोरीन में ज़्यादा है और हाइड्रोजन में कम है। सो नतीजा क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसकी पोजीशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। इट विल बी मोर क्लोज टू द क्लोरीन देन टू द हाइड्रोजन। सो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो इसके पास तो कम रहेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करूं, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया है बजाय कि हाइड्रोजन की तरफ। एज ए रिजल्ट इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोरीन पर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पर दो पोल बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस प्रकार का जो बॉन्ड बना HCl, इस पर पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा सा और इस पर थोड़ा सा नेगेटिव है, इसको हम कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया हमारा। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या है? व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंबाइन टुगेदर या फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद ईच अदर, देन the shared pair of electron is attracted more strongly by the more electronegative element, and as a result highly electronegative element will develop slightly negative charge and the other will develop slightly positive charge, and poles are created, positive and negative poles are created in the molecule. Such a covalent bond is called polar covalent bond. इसी प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। HF का एग्जांपल ले सकते हैं, यही काम HF में होता है। फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें भी उसी प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करा लेता है, डुप्लेट पूरा करता है, और फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। होता क्या है कि जो फ्लोरीन है इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज़्यादा है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है, और नतीजा ये होता है कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बनता है, यानी कि HF जो है ये भी एक पोलर बॉन्ड बना देता है, ये भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। नॉन पोलर क्या है?
नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, when a bond is formed between the two atoms having same or approximately same electronegativity, then the shared pair of electron will be equidistant from both। तो यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम से बराबर दूरी पर रहेगा, यानी कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो किसी की भी जो कंबाइंड एटम है उसमें से किसी के ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं होगा, ना किसी पर पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, तो पोल फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे को हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यू मे टेक द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। सो H2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने एक अपने अपने इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग की, दोनों के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। सो H। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी समान है तो कहाँ रहेगा, सेंटर में ही रहेगा ये। अगर ये सेंटर में ही रहता है तो ऐसी कंडीशन में कोई पोल डेवलप नहीं होगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा H और H के बीच में, ये कोवलेंट बॉन्ड कैसा होगा, इट इज़ नॉन पोलर। तो आप ये कह सकते हैं जितने भी होमो एटॉमिक मोलिक्यूल्स हैं, होमो डाइएटॉमिक मोलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन पोलर बॉन्ड्स होंगे। और एग्जांपल ले सकते हैं Cl2 का एग्जांपल ले लीजिए। Cl2, दोनों ही क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन हैं। दे म्यूचुअली शेयर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट, बट बिकॉज ऑफ द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दोनों के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इट विल बी इन द सेंटर ऑफ द टू एटम्स, एंड एज ए रिजल्ट नो पोल फॉर्मेशन take place and the covalent bond will be non-polar covalent bond। इसी प्रकार से आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोई सा भी ले सकते हैं, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो ये था हमारा पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। अब जो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पर बनते हैं, अब इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, ये इस बात को डिसाइड करता है कि आयनिक बॉन्ड जो है वो उसमें आयनिक कैरेक्टर कितना है। नेचुरल सी बात है कि भाई अगर उसके अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इसके अंदर पोलैरिटी हो रही है, यानी कि कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कैटायन एनायन का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें आयनिक कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर हम कैसे पता लगाएंगे, कितना आयनिक कैरेक्टर उत्पन्न हो रहा है, उसका एक क्या रिलेशन है इसके साथ में। सो व्हाट हैपन्स, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.9 आता है पोलिंग स्केल के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.9 है तो आयनिक कैरेक्टर लगभग 50% होता है और कोवलेंट कैरेक्टर भी 50-50 होता है। ऐसा बॉन्ड 50% आयनिक और 50% कोवलेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 1.9, तो जो कंपाउंड होगा हम उसको कहेंगे कि ये कंपाउंड कैसा है, आयनिक कंपाउंड है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लेस देन 1.9, द कंपाउंड विल बी प्रेफरेबली डोमिनेंटली कोवलेंट कंपाउंड होगा। ये कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होगा। सो कि जो कैरेक्टर है वो कितना है, इसको परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करें, तो इसके लिए हैनी एंड स्मिथ जो है उनकी जो इक्वेशन है हम उनका इस्तेमाल करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। हैनी एंड स्मिथ इक्वेशन ये यहाँ पर हमें हेल्प करती है, जिसके द्वारा हम आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। सो ये क्या कहते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट्स कंबाइंड टू ईच अदर थ्रू द कोवलेंट बॉन्ड। सो मान लीजिए ए और बी के बीच में है
तो एक को हम जाई ए के द्वारा और दूसरे को जाई बी के द्वारा। जिस जो हायर उसको पहले लिखेंगे, जिसकी कम है उसको बाद में लिखेंगे। ये हो गया प्लस 3.5। चलो इसको यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ मैं, उधर स्पेस कम है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हेनी एंड स्मिथ इज इक्वल टू 16 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्लस 3.5 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्क्वायर। अगर हम इसका सम ले लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CaCl, सीजियम क्लोराइड। सीजियम जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 0.7, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। सो लेट अस सी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16, दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 3 माइनस 0.7 यानी क्या आ गया 2.3 प्लस 3.5 एंड 2.3 का स्क्वायर ले लेते हैं। ये आ गया हमारा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया हमारा 36.8। तो ये आ गया हमारा प्लस 3.5 2.3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3.5 से, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 18.5 के आसपास आ जाता है। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए तो ये आ गया 3, ये लगभग आ गया हमारा 55.3% आयनिक कैरेक्टर। इसका मतलब बॉन्ड कैसा, CaCl कौन सा कहलाएगा। देयरफॉर you can say that CaCl is ionic, it is ionic compound। ये हमारा एक आयनिक कंपाउंड होगा। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब एक हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फजन रूल। फजन रूल हमें सजेस्ट करता है, एक आइडिया देता है कि जो पोलराइजेशन है यानी कि जो पोल फॉर्मेशन है किसी कोवलेंट कंपाउंड में, उसका बेसिस क्या है और क्यों बन रहा है ये। सो अकॉर्डिंग टू द फजन रूल, अब हमें पता जब कोई भी कंप्लीट ट्रांसफ़र करता है कोई एटम, तो कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है। जो कंप्लीट ट्रांसफ़र कर देता है वो कैटायन बनता है, जो कम्प्लीटली गेन करता है वो एनायन बनाता है। तो कंप्लीट अब कैटायन और एनायन के बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा और हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड बनता है। बट एवरी आयनिक बॉन्ड हैव सम कोवलेंट कैरेक्टर। जैसा कि हमने देखा, ऐसा नहीं कि 100% आयनिक है, अधिकतर में कोवलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है, क्योंकि कैटायन पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को एनायन को होल्ड नहीं करने दे सकता। तो इसी को एक्सप्लेन करता है फजन रूल। तो ये क्या कहता है कि जो आयनिक कैरेक्टर है, या ये कह लीजिए कि पोलराइजेशन है किसी भी कंपाउंड के अंदर, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। पोलराइजेशन डिपेंड्स अपॉन, यानी कि पोल फॉर्मेशन जो है किसी भी कंपाउंड में, वो किस पर डिपेंड करता है। पहला है साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज जितना छोटा होगा, इसका मतलब ये है कि जो एनायन का इलेक्ट्रॉन्स है वो कैटायन के न्यूक्लियस के उतने ही ज़्यादा होंगे। इसका मतलब उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन,
smaller is the size of cation, greater is its polarizing power. Greater is its polarizing power. दूसरा है साइज ऑफ एनायन। एनायन का साइज जितना लार्ज होगा, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर होगा, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज हो सकता है। सो लार्जर इज द साइज, लार्जर इज द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर इज इट्स पोलराइजेशन, उतना ही ज़्यादा, ग्रेटर इट्स पोलराइजेशन, इसका पोलराइजेशन उतना ही अधिक होगा। तीसरा है चार्ज, चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। तो भाई चार्ज जितना ज़्यादा कैटायन पर होगा, इसका मतलब कैटायन की पोलराइज करने की पावर उतनी ज़्यादा होगी। एनायन पर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका मतलब उतनी ज़्यादा है, तो वो डिस्टोर्ट भी उतना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो हम क्या कह सकते हैं, ग्रेटर इज द चार्ज, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, greater is polarization, greater is polarization of a molecule। हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। सपोज करिए कि हम लेते हैं LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। तो यहाँ पर देखिए ये एनायन सब में एक जैसा है, कैटायन अलग अलग हैं, और कैटायन के साइज इधर बढ़ते जा रहे हैं। कैटायन का साइज बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोलराइजेशन पावर है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इसकी पोलराइजेशन पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो ये होगा, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ और कम हो गया, यहाँ पर जैसे जैसे जाएंगे कम होता चला जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। इसके विपरीत हम ले सकते हैं। सपोज करें हमने लिया NaF, उसके बाद में हमने ले लेते हैं NaCl, NaBr, Na। तो यहाँ पर साइज का अंतर हो गया। कैटायन सेम है, लेकिन एनायन जो है वो डिफरेंट है, और एनायन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब जो पोलराइजेशन है, क्योंकि ये लार्जेस्ट है तो पोलराइजेशन यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे सीक्वेंस ये रहेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इस साइड में इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इस साइड में डिक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज, कोवेलेंट डिक्रीज हो रहा है मीन्स आयनिक इंक्रीज हो रहा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर इधर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इधर डिक्रीज हो रहा है। तो आयनिक कैरेक्टर जस्ट अपोजिट रहेगा कोवेलेंट कैरेक्टर के। सो आई थिंक विजिबल नहीं था ये, दोबारा एक बार देख लीजिए। यहाँ पर NaF, NaCl, NaBr, Na लिया हमने। कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट है, एनायन की साइज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो लार्जर इज द एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन। इसका मतलब यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसमें NaBr में उससे कम होगा, NaCl उसका से कम होगा, और NaF सबसे कम होगा। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, और आयनिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। वेल स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो
उसके अंदर जो कैटायन है उसके ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उसके एनायनिक पार्ट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम कहते हैं डाइपोलर मॉलिक्यूल। तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या है। तो पहले हमें पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट है क्या। डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन, क्योंकि दोनों पे बराबर है तो आप कोई सा ले सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन कैटायन और एनायन एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस यानी कि उनकी बॉन्ड लेंथ। सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू यहाँ पर चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी डिस्टेंस बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, यानी कि पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मेजरिंग ऑफ डिग्री, मेजर कैसे करेंगे इसको, वी नो दैट कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैटायन और एनायन पर, चार्ज उतने ही ज़्यादा आएंगे, और चार्ज उतना ही ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। मैं टेक द एग्जांपल ऑफ, कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr एंड HI। HCl के केस में क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पर इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.78 डी। HCl के केस में ये डिक्रीज हो जाता है, 1.07 डी हो जाता है। HBr के अंदर म्यू की जो वैल्यू है यानी कि डाइपोल मोमेंट है वो 0.79 डी है, जबकि HI के अंदर ये केवल 0.38 डी रह जाता है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है लगातार डिक्रीज हो रहा है। हालांकि डिस्टेंस बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस उतना नहीं बढ़ रहा है जितना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। और डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव है पर नेगेटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव दिखाया जाता है बाय एन एरो, द टेल इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज एंड हेड इज टुवर्ड्स द नेगेटिव, और जो टेल है उसके ऊपर हम पॉजिटिव साइन बना देते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है डाइपोल मोमेंट के लिए। चलिए देखते हैं कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके केस में क्या होगा। तो ये डाई एटॉमिक का ही लिए, क्योंकि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या होगा, पोलर ही होगा। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो डाई एटॉमिक डाइपोल मोमेंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उस केस में क्या होगा। फॉर एग्जांपल CCl4, CCl4 के अंदर वेस्पर थ्योरी के आधार पर आप इसकी शेप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है, 7 क्लोरीन के पास। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर क्लोरीन के पास कितना है, 1 है। या अगर कार्बन का निकालना चाहते हो तो कार्बन का निकाल लीजिए। कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि शेयर्ड पेयर कितने, 4 शेयर्ड पेयर। 4 क्लोरीन चारों के साथ शेयर किया, यानी सिंगल बॉन्डेड एटम कह सकते 4 हैं। तो ये हो जाएगा 1
अपॉन 2 इंटू 8 यानी कि टोटल आ गया 4। और 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं तो सभी के सभी क्या होंगे यहाँ पे, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 और लोन पेयर जो हैं वो हमारे पास होंगे 0। सो मॉलिक्यूल एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 4 बॉन्ड पेयर हैं, इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। सो मॉलिक्यूल की शेप क्या हो गई, ये हमारे मॉलिक्यूल की शेप है Cl 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 Cl। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसका मतलब इन सभी जो क्लोरीन एटम हैं सभी स्लाइटली नेगेटिव होंगे यहाँ पे, और जो कार्बन है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है, इस बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे इधर इस साइड में है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर होगा और इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो नीचे के जो 3 बॉन्ड जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, प्रिज्म की शेप में है, इनका अगर हम रिजल्टेंट निकालेंगे इन तीनों बॉन्ड्स का तो वो इधर आएगा, ये इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट डाइपोल है इसका। और ये जो डाइपोल है और ये डाइपोल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। सो जो नेट डाइपोल आया इस मॉलिक्यूल का वो क्या है, 0। हालांकि हर बॉन्ड का अपना एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डाइपोल, क्योंकि जो रिजल्ट डाइपोल जो है, टोटल डाइपोल जो है वो इट इज़ ए वेक्टर सम क्वांटिटी, तो वेक्टर सम जब करेंगे इनका तो ये आ जाएगा हमारा 0। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाता है। अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की बात करें तो वहाँ पर हमें डाइपोल मोमेंट मिलेगा। फॉर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं H2O का। H2 में ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो 6 + 2 यानी कि 1/2 × 8 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। यहाँ पर बॉन्ड पेयर इसके पास होंगे 2 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे 2। सो जो शेप है इसकी मॉलिक्यूल्स की, ऑक्सीजन की जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जो कि टेट्राहेड्रली अरेंज होंगी इस प्रकार से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो हम आगे हाइब्रिडेशन के अंदर इसको स्टडी करेंगे। सो मीन्स यहाँ पर जो शेप है ऑक्सीजन, इसके पास ये 2 लोन पेयर हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के बाद में सेकंड नंबर पर इसी की आती है, 3.5 है, हाइड्रोजन लगभग 2.1 है, तो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। इसका जो डाइपोल है वो इस प्रकार से है और इसका डाइपोल इस प्रकार से है। तो अगर नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल देखें तो क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल इधर होगा इसका। सो जो टोटल डाइपोल है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि दोनों एक एडिटिव इफेक्ट आ रहा है दोनों का। तो न्यू यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है 1.84 डी, डी यहाँ पर यूनिट है डिबाई, DEBY, डिबाई जो है इसकी यूनिट होती है डाइपोल की, और 1 डिबाई = 1 D = 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसी प्रकार से आप अमोनिया का ले सकते हैं। अमोनिया के केस में भी सेम NH3, यहाँ पर भी इसका इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे तो नाइट्रोजन के पास 5, 3 शेयर्ड पेयर यानी कि टोटल वही 4 आ गए। बॉन्ड पेयर क्योंकि 3 बॉन्ड हैं तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ पर रहेगा 1। शेप निकालेंगे तो
पिरामिड शेप मॉलिक्यूल बनेगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। एच एच एच, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर सभी पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। तो डाइपोल जो है वो सभी का एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी नहीं है जितनी कि ऑक्सीजन की थी, तो थोड़ी सी कम है। तो नेट डाइपोल इसमें भी कहाँ गया, ऊपर की ओर जा रहा, एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है डाइपोल मोमेंट की वो है 1.47 डी। वाटर से कम है, क्योंकि वाटर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। सो ये था हमारा डाइपोल को मेजर कैसे करते हैं। अब आता है एप्लीकेशन क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। पहला, टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। इसके द्वारा हम मॉलिक्यूल का नेचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है एज ए होल, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। दूसरा, टू कंपेयर रिलेटिव polarity of molecules, relative polarity of molecules depending upon the extent of the dipole moment। किसका डाइपोल मोमेंट कितना है उसके आधार पर हमें पता लग जाता है कि किसकी पोलरिटी कितनी है। वैल्यू डाइपोल मोमेंट की जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब पोलरिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं। तीसरा, हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल। टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा भी ऊपर देखा हमने, अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। ऑल द बॉन्ड्स विल बी अलाइंड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। सो नेट डाइपोल हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 नहीं है तो इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, जो बॉन्ड्स हैं वो इक्वी डिस्टेंस नहीं हैं, और इसकी वजह से जो डाइपोल है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ये हम आसानी से डिराइव कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन कि उसके अंदर कितने सेंट्रल एटम से कितने एटम कंबाइन हो रहे हैं, हमें उसकी शेप का भी पता चल जाता है। सपोज करिए कि उसमें दो सेंट्रल एटम के साथ में 2 एटम कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब और म्यू 0 है, यानी कि डाइपोल मोमेंट 0 है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, बेंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम जो इसमें से निकाल सकते हैं वो है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। सो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट अपॉन कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाई 100। यानी कि कैलकुलेटेड जो हम फॉर्मूले के द्वारा निकालते हैं
म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, उससे हमने निकाला, वो हमारा कैलकुलेटेड होगा। ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट हमारा कितना आता है, यानी कि रिजल्टेंट जो है डाइपोल मोमेंट हमारा जो है वो कितना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आती है वो निकाल ली हमने, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाता है आयनिक कैरेक्टर आ जाता है किसी भी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं, आइसोमर के बारे में पता लगा सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस है या ट्रांस आइसोमर है। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ये सिस और ट्रांस आइसोमर क्या हैं ये भी हम आगे पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी आपको पता शायद नहीं होगा सिस और ट्रांस आइसोमर के बारे में। होता क्या है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड के दोनों के कारण ट्विस्टिंग नहीं हो सकती, मॉलिक्यूल हम ऐसे रोटेट नहीं, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके साथ जो जुड़े हुए एटम्स हैं उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सी डबल बॉन्ड सी मान लीजिए कि ये है, और हमने यहाँ पे ये लिया है HCl HCl, एक तो ये पड़े। अब क्योंकि यहाँ से ट्विस्टिंग नहीं हो सकती, रोटेट नहीं हो सकता, तो ऐसा ही रहेगा मॉलिक्यूल, इसकी से फिक्स हो गई। दूसरा हम चाहते तो इसी मॉलिक्यूल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे जिसके अंदर सपोज करिए Cl होता इधर और H इधर होता, इस केस में H इधर हो गया और Cl इधर हो गया। क्लियर? तो ये जो मॉलिक्यूल है इसको तो कहेंगे हम ट्रांस। जब सिमिलर टाइप ऑफ एटम जो है अपोजिट टू ईच अदर हों अलोंग द जो डबल बॉन्ड है उससे, तो उसको ट्रांस कहेंगे। इधर सिमिलर टाइप ऑफ एटम ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे सिस आइसोमर। दोनों का फॉर्मूला सेम है। आइसोमर क्या होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, लेकिन उनका या तो स्ट्रक्चर में अंतर होता है या अरेंजमेंट में अंतर होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिकल है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ऑप्टिकल है, वो सारा हम आगे पढ़ेंगे। ये ट्रांस आइसोमर है। अब इस केस के अंदर अगर यहाँ पर देखें तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव सॉरी डेल्टा नेगेटिव होगा और ये डेल्टा नेगेटिव, तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसके केस में डाइपोल मोमेंट इधर होगा। तो दोनों क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन है, दूसरे की डायरेक्शन तो इक्वल एंड अपोजिट है, इट मीन्स नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। सी और एच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो यहाँ पर कोई विशेष डाइपोल मोमेंट नहीं है। अब इस केस में देखें तो डेल नेगेटिव डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, इसका इधर है डायरेक्शन और इसमें भी डायरेक्शन इधर ही है, तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच में आएगा। तो ऐसी कंडीशन में नेट डाइपोल मोमेंट म्यू कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता। सो अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्डेड हैं एक दूसरे के साथ में, तो हम और उसमें सिस और ट्रांस आइसोमर बन रहा है, तो हम बता सकते हैं कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। ट्रांस के केस में डाइपोल मोमेंट मिनिमम होगा, मे बी जीरो, जबकि सिस के केस में ये मैक्सिमम होगा। इस प्रकार से हम इनमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थो मेटा पैरा जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर यानी कि रिंग जो कंपाउंड है उनके अंदर, जैसे ये हमने लिया बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर अगर पहले से कोई एटम है, मान लीजिए Cl है, तो इससे नेक्स्ट जो पोजीशन है ये पोजीशन कहलाती ऑर्थो।
इधर भी ये पोजीशन है ऑर्थो पोजीशन है। सेकंड जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को कहा जाता है मेटा। इधर से लेंगे तो भी मेटा, तो हम चाहे क्लॉकवाइज चल सकते हैं या एंटी क्लॉक चल सकते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट वाली जो है वो पैरा है, तो यानी कि 2 ऑर्थो पोजीशन है, 2 मेटा पोजीशन और 1 पैरा पोजीशन है। अब सपोज करिए कि हम ये डाइक्लोरोबेंजीन लेते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, ऑर्थो पैरा मेटा। बेंजीन को हम ऐसे रिंग लगा देते हैं तो ये बेंजीन बन जाता है, ये Cl 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 Cl। यहाँ पे तो कार्बन है, तो ये जो है डेल्टा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। इसमें डाइपोलमेंट यहाँ और यहाँ है, इसमें डाइपोलमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और इसमें डाइपोल मोमेंट ये है, ये डाइपोल है इसके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके बीच का एंगल कम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इस है, और ये ज़्यादा होगा। यहाँ पे काफ़ी एंगल जो है वो काफ़ी एक्सपेंड हो गया एक दूसरे से, इस प्रकार से फैल गया है एंगल। इसका मतलब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है आएगा तो इनके बीच में, लेकिन ये क्या होगा, कम हो जाएगा। और इसमें क्योंकि डाइपोल ही एक दूसरे से अपोजिट चले गए हैं, इस तरह से जो पैरा है इसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो मीन्स डाइपोल मोमेंट अगर जिसमें लार्ज है वो कौन सा होगा, म्यू अगर लार्ज है तो वो होगा ऑर्थो। म्यू की वैल्यू अगर 0 है तो वो हो जाएगा पैरा, और इनके बीच की वैल्यू है तो वो हो जाएगा मेटा। इस प्रकार से हम ऑर्थो मेटा पैरा जो आइसोमर्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं।